तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे एनटीपीसी का पार्ट नंबर 98 और इससे पहले हम 97 पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने पिछले सारे 97 पार्ट्स देख लिए होंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हजारों की संख्या में तैयार हो गए होंगे और वहां से आप बहुत नए-नए मेथड और नए-नए क्वेश्चंस आप सीख पाए होंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो भी हम कवर कर रहे हैं और ग्रुप डी एनटीपीसी एएलपी सबको लेकर चल रहे हैं। लेकिन ये जो पेपर है एनटीपीसी की सीरीज चला रहे हैं 98 नंबर क्वेश्चन पेपर 7/4/2021 को जो पूछा गया था दोस्तों उसका सलूशन आज हम लेकर के आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन दोस्तों चैनल पे अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएं। पहला क्वेश्चन है 5 व्यक्ति भानु, छवि, नील, कुणाल और दीपिका एक वृत्ताकार मेज के इर्द-गिर्द बैठे हैं। सभी का मुख केंद्र की ओर है। तो देखो अब हमें टेंशन लेने की जरूरत कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर केंद्र की तरफ मुंह है, एक ही तरफ मुंह है। रेलवे में जो ज्यादातर पूछे जाते हैं वो ऐसे ही पूछाते हैं, केंद्र की या तो बाहर की तरफ मुख होगा या तो अंदर की तरफ मुख होगा, जबकि बैंक वगैरह में दोनों तरफ मुख होते हैं। ठीक है, तो हमें फिलहाल इसकी बात करना है रेलवे की। तो देखो एक सर्कल बना लेता हूं मैं। पूरा क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि हमारे एक व्यूअर्स थे वो कह रहे थे सर आप पूरा क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ते हैं, तो मैंने इसलिए इसको नहीं पढ़ा क्योंकि साथ साथ हम करते भी जा रहे हैं ना। तो देखो सभी का मुख केंद्र की तरफ, कितने लोग हैं 5 व्यक्ति हैं, तो आप 5 जगह बना लो, 1 2 3 4 और ये हो गया 5 5 जगह बना ली मैंने। अब देखो कह रहा है यहाँ शुरुआत करते, भानु छवि के दाईं ओर बैठा है। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर किसी का क्रम नहीं दिया कि दूसरे दाएं है, तीसरे नंबर पे दाएं है, ऐसा नहीं है। तो अब भानु छवि के दाईं ओर बैठा है, तो मान लिया हमने कि छवि जो है ये होगी छवि। ठीक है, भानु दाईं ओर है इसके, तो भानु यहाँ पर हो जाएगा, भानु इसके दाईं ओर। ठीक है, नील जो है दीपिका के बाईं ओर है और कुणाल जो है दीपिका के बीच में बैठा है, माफ कीजिएगा। तो देखो यहाँ पर दीपिका के बाईं ओर कुणाल है और दीपिका के बीच में बैठा है, कौन बैठा है? नील। अगर यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि ये दीपिका है तो दीपिका की बाईं ओर यहाँ पर होगा और कह रहा है बाईं ओर है, कुणाल और दीपिका के बीच में बैठा है। तो देखो अगर मैं कहता हूं कि कुणाल यहाँ पर आएगा, कुणाल लिख देता हूं, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? नील ही तो हो जाएगा, नील। अब मैंने सर्कल के अंदर लिख लिया, आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी मेरे में। ठीक है, अब देखो इतने लोग बैठ गए, 5 हो गए। अब क्वेश्चन कह रहा है कुणाल के बाईं ओर कौन बैठा है, तो आप बताओ कुणाल के बाईं ओर कौन है? तो कुणाल तो ये है, तो इसका दाईं ओर ये हो जाएगा, बाईं ओर इधर। तो कुणाल के बाईं ओर कौन बैठा है? भानु ही तो बैठा है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप बताओ कि छवि के दूसरे बाएं साइड पे कौन बैठा है, आप कमेंट सेशन में बताना। ठीक है, छवि के बाईं ओर दूसरे नंबर पे कौन बैठा है? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में इसरो ने श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी C-51 रॉकेट द्वारा डैश के अमेजोनिया 1 उपग्रह का प्रक्षेपण किया था, यानी कि कौन सा देश का था अमेजोनिया 1? तो ये था ब्राजील का। ये क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जब इसरो की कोई भी यान चल रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके बारे में आप जरूर जानकारी रख लेना। ठीक है, या कोई रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है कहीं और विदेशों का भी लेकर के, तो उनके बारे में आप जरूर थोड़ा सा अपडेट हो जाना। आगे बढ़ते, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, चिंता मत करिए। अगला क्वेश्चन है, देखो कह रहा है कि इनमें से कौन सा समीकरण गलत है? गलत समीकरण को हमें बताना है, तो हमें तो पहले देखो सॉल्व करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, हम आंसर देखकर हम नहीं करेंगे, मैं आंसर में हटा देता हूँ। ठीक है, अब करते हैं। तो मान लो मैंने शुरुआत करी है इसकी लास्ट वाले क्वेश्चन से, तो ये सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। तो 6 सत्ते 42, ये आ जाएगा 7 प्लस का ये 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 गुणे में 1 यानी कि 10 ही रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे 10 प्लस का 9। तो देखो 10 7 17, 17 प्लस 9 कितना होता है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर 26। तो 26 तो देखो लिखा है ऑलरेडी, तो ये तो ठीक हो गया। अब अगला वाला चेक करते हैं, दूसरा वाला। इसमें भी देखो तो ऐसे आप करना, जैसे 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, तो यहाँ पर 10 तो 12 2 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले इसको, पहले भाग सॉल्व करिए तो हो जाएगा यहाँ पर 10, यहाँ पर आएगा 4 नहीं 36, तो 36 प्लस का 12 और प्लस का 2 रहेगा, और यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि 10 से 10 आएगा आंसर में, 30 को भाग करेंगे ना 10 3 से, तो हो जाएगा ये प्लस लगा हुआ है यहाँ पर। अब देखो आगे, अब इसको ऐड करिए, तो इनको ऐड कर लीजिए सबको, तो 12 तो हो जाएगा 14
और 14 और 36 हो जाएगा कितना 50। तो 50 में से 10 हटा दीजिए तो कितना बचेगा 40 बचेगा। और यहाँ देखो 40 दे के रखा भी गया है। अगला तो ऐसे ही आप चेक कर लेना ये वाला बी वाला, ठीक है। मैं इसको करके दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर पहले भाग सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़ और इसके बाद घटाना सॉल्व करते हैं। तो 7 नहीं 63 9 आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 13 माइनस का 7 प्लस का, और गुणा वाला भी कर लो। तो 8 ही ना हो जाएगा 72। तो यहाँ पर लिखेंगे 72 प्लस का 7 नहीं 63 9 बार में जाएगा तो 9 लिखेंगे। बराबर में आना चाहिए हमारे 86। तो अभी चेक करते हैं। अब सबको आप ऐड कर लीजिए। तो 72 और 9 कितना हो जाएगा 81, और 81 प्लस का 13 तो 81 प्लस का 13 माइनस का 7। तो 81 13 अगर करेंगे 94 आएगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ 94, इसमें से आप 7 हटा दीजिए। 94 में से 7 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 87 आएगा दोस्तों। तो देखो 87 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है 86। तो बस यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही वाला हमारा गलत है, यहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था। तो ये हैदराबाद का निजाम था, जिसने पहली जो सहायक संधि थी इसको इसने स्वीकार किया हुआ था। ठीक है। अब देखो जो सहायक संधि थी दोस्तों, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में हुई थी, जो सहायक संधि हुई थी। ठीक है, कई बार पूछा जा सकता है। अगला है वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। तो ये सुपर कंप्यूटर होते हैं जो कि पूर्वानुमान को बताते हैं कि कल क्या होगा, बारिश होगी क्या नहीं होगी। तो इन सबको बताने का काम करता है सुपर कंप्यूटर करता है। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, शब्द कॉरपोरेशन को 4 अलग अलग कोड भाषाओं में निम्नानुसार लिखा जाता है। ठीक है, मान लिया। अब देखो पहले सी को हम एक्स लिखते हैं और ये सारा ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस कोड भाषा में, यानी कि इन चारों में से कौन सा तरीका अपनाया गया है जो कि रूट्स को हमने ये लिखा है। तो जरा आप ध्यान से देखो स्मार्ट मेथड से। आर के बाद क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो वैसे ही इसका मतलब इसके अगला लेटर लिख दिया गया है। तो यहाँ पर देखो सी के बाद क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। तो आप देखो कौन से ऑप्शन में डी लिखा है स्टार्टिंग में, तो बस आप कहेंगे कोड भाषा 2 में। देखो ना डी आ रहा है, बाकी किसी में डी नहीं आ रहा है। ठीक है। मान लो कि अगर डी किसी और में दिया होता तो हमें अगला लेटर भी चेक करना पड़ता। तो देखो ओ एन, यानी कि ओ से पिछली की तरफ हम चल रहे हैं, तो ओ के बाद एन, यानी कि उल्टा लिख दिए गए हैं एन ओ। तो ठीक वैसे ही देखो यहाँ पर एन के बाद ओ, यहाँ पर भी देखो सेम आ रहा है ना, एन ओ, तो यहाँ पर भी एन ओ और एन ओ है। ठीक है। तो ऐसे आप करके मैच कर सकते हैं। तो बस अब आप पेपर में बार बार पूरा मैच नहीं करेंगे। अगर यूनिक मिल रहा है लेटर आपको, तो इसी में टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। याद रखना आप, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेज को 330 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 10% का लाभ होता है। मेज का क्रयमूल्य बताना है। ठीक है। सबसे पहले परसेंटेज देखो, तो यहाँ पर लिखा है 10%। तो 10% परसेंट हटता है तो नीचे 100 आता है, 0 0 कटेगा, मतलब 1/10 आएगा। प्रॉफिट हो रहा है यानी कि लाभ, तो 10 में से ऊपर वाला जोड़ दीजिए तो 11 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 11 और नीचे जो 10 है वो वही रहेगा। यानी कि 10 रुपए की हमने चीज खरीदी थी, ये हो गया हमारा सीपी, और बेच कितने दिया 11 रुपए की एसपी। तो हमने बेचा 11 रुपए की, तो आप लिखिए 11। क्वेश्चन के हिसाब से 330 की बची है, तो 11 की वैल्यू 330 के बराबर हो जाएगी। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 11 3 33, यानी कि 30 आएगी। आप बताओ कि एक की वैल्यू 30 है तो क्रयमूल्य हमारा है 10 रुपए। तो 1 रुपए की वैल्यू 30, तो 10 रुपए की वैल्यू यानी कि 10 से गुणा। तो यहाँ 30 में भी 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला दूसरा वाला सही उत्तर हो जाएगा 300। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि PQ एक 2 अंकी वाली संख्या है, यानी कि PQ एक संख्या है जो कि दो डिजिट है उसमें, तो PQ माइनस QP निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगी, यानी कि पूरी तरह से कौन से नंबर से वो पूरी की पूरी कट जाएगी। तो एक अपने आप से नंबर मान लेते हैं। जैसे मान लो हमने मान लिया एक नंबर 21, कोई सा भी आप मान सकते, 21 मान लिया। ये हो गया हमारा P, दूसरा हो गया हमारा Q, तो 2 डिजिट PQ हो गए। अब कह रहा है कि PQ यानी कि 21 माइनस QP यानी कि 1 और 2, यानी कि ये लिख दिया हमने उल्टा करके। QP यहाँ पर दिया ना, QP घटाना है। तो 21 में से आप 12 घटाइए, यानी कि 11 में से 2 गए तो 9 बचेगा, और एक में एक तो 0, यानी कि टोटल आएगा 9।
अब ये 9 किससे कटेगा? अब ऑप्शन देखो, तो केवल और केवल 9 से ही कटेगा, तो ऑप्शन नंबर यही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है? अब मान लो मैं दूसरी संख्या एक लेकर के दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको यकीन हो जाए। मान लिया हमने अब की बार की यहाँ पर हमने लिया चलो मैं और दूसरा ले लेता हूँ। मान लो हमने लिया 18 मान लो, तो देखो 18 लिया। अब आप कहेंगे ये तो फिर उल्टा करेंगे इसको, तो ये तो 81 हो जाएगा। तो हाँ हो जाएगा, लेकिन माइनस में आंसर आएगा, तो माइनस में हमें तो सिर्फ डिविजिबल देखना है, कट रहा है नहीं कर रहा। तो अब देखो 18 हो गया पी क्यू और क्यू पी लिखा तो 81 बन गया। इन दोनों का अंतर निकालिए, तो 11 में से 8 गया तो आएगा 3 और 7 में से 1 गया तो आएगा 6, यानी कि 63 आ जाएगा। 63 आया। अब बताओ कि 63 किससे कटेगा? तो आप कहेंगे कि ये तो 7 से भी कट जाएगा, तो 7 से कटेगा, 7 नहीं 63। लेकिन आप बताओ कि ये 7 से कट रहा है, लेकिन ये जो 9 था क्या कट रहा था? नहीं। तो ये 9 ही एक अंक है जो इससे भी कट रहा है और इससे भी कट रहा है। यही तो बोला जा रहा है कि इससे पूर्णतः विभाज्य होगा। ठीक है? तो पूर्णतः विभाज्य हम कोई भी कंडीशन ले ले, 9 से हमेशा कटेगा, बाकी किसी से कटे या ना कटे। तो इसलिए हमारा उत्तर जो है वो 9 सही हो जाएगा। अब आप एक कोई दूसरी संख्या लेना और फिर आप चेक करना, आप बताना कि आपने कौन सी संख्या लिया था, कमेंट सेशन में आप बताना, तो मैं जरूर पढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीकी महाद्वीपीय से संबंधित थे? तो यूएनओ के जो पहले महाद्वीप थे वो थे बुतरस बुतरस घाली। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अब यूएनओ के जो महासचिव हैं इस वक्त वो कौन है? एंटोनियो गुटेरस, याद रखना आप। ठीक है, ये है महासचिव यूएनओ के एंटोनियो गुटेरस। एक दुकानदार ने 2.5 लाख यानी कि यहाँ पर 2.5 लाख यानी कि 2,50,000 की एक धनराशि को अपने 3 पुत्रों के बीच में 30%, 45% और 25 के अनुपात में वितरित किया। प्रत्येक पुत्र को विरासत में कितनी धनराशि मिली? यानी कि देखो, टोटल धनराशि हमारे पास है 2,50,000 रुपए है। इसको बांटना है, पहले वाले को देना है 30%, दूसरे वाले को 45 और अगले वाले को 25%। इसको सबको जोड़िए, कितना हो रहा है? तो 45 और 25 70 और 30 100, यानी कि 100% हो रहा है। ठीक है? तो अब आप यहां से ये कह सकते हैं कि 100 की वैल्यू दिया है इतनी, तो 0 से 0 आप काट दीजिए, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 25, इतनी आ जाएगी, 2500 आ जाएगी। अब 1 की वैल्यू अगर 2500 है तो तीनों की बताना है, तो आप स्मार्ट तरीका क्या अपनाएंगे? यहाँ पर देखो कि हमें ए की वैल्यू नहीं बतानी, क्यों? क्योंकि ये सब में सेम ऑप्शन ये है, अगर ये निकाल भी लेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है? अब लास्ट वाला आप ऑप्शन पकड़ो, लास्ट में देखो ये है, सब में अलग अलग डिजिट है, तो लास्ट वाला क्या है? 25। तो आप 25 से गुणा करा दो इसको, तो हमें पता है 25 25 हम कितना होता है? 625 होता है, डबल जीरो लगा दीजिए। तो देखो कहाँ पर दिया है, तो ये दिया है इसमें। तो ये तरीका आपको अपनाना है पेपर में, सिर्फ इसको देखा यूनिक वाला आ गया, बाकी समय कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो गया। ठीक है? तो ऐसे आपको बहुत ही कम समय में स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 119 का होल स्क्वायर माइनस 111 का स्क्वायर को हल करने पर प्राप्त परिणाम एक डैश होती है, तो एक क्या होती है? भाज्य, वर्ग या क्या? तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको याद होगा, अगर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस का बी और ब्रैकेट में ए माइनस का बी। अब a प्लस बी यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 119, क्योंकि a की जगह में 119 और b की जगह में 111 है, तो प्लस करिए 111, गुणे में करते हैं यहाँ पर 119 माइनस का 111। अब 119 में 111, अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 20 10 30 हो जाएगा, और 30 यानी कि 230 हो जाएगा, तो 230 आ जाएगा। इनटू में करेंगे अगला, तो 9 में से 1 गया तो आएगा 8, और 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं, यानी कि गुणे में 8, यहाँ आप लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8। ठीक है? अब देखो ये जो नंबर है मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक पूर्ण संख्या आएगी, तो पूरी तरह से क्या है? भाज्य संख्या आएगी, कि भाज्य हो जाएगी, तो ये अभाज्य नहीं, क्योंकि ये कट जाएगी, तो बस भाज्य संख्या आएगी। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय से आधे समय में पूर्ण कर सकता है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए, यानी कि ए और बी दोनों एक साथ साथ कार्य करें, तो एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा कर लेंगे, ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। अब ए करता है काम को कितने दिनों में? 20 दिनों में। और जो ये 20 लिखा हुआ है यहाँ पर,
मैं और थोड़ा सही कर देता हूँ, ये 20 है, ठीक है। अरे क्या हो रहा है। फिर देखो बी, अब बी कह रहा है कि ए द्वारा लिया गया समय जितना ए समय लेता है वही उससे आधे समय में कर देता है। अगर ये 20 दिन लेगा तो ये इससे आधा यानी कि 10 दिन समय लेता है। समझ में आया। अब क्या कह रहा है कि दोनों एक साथ अगर मिल जाएं तो पहले तो आप क्षमता निकालो इनकी। तो दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 20। 20 से 20 को भाग करेंगे तो 1 आएगा। 10 से काटेंगे 2 बार में कटेगा। यानी कि ए की क्षमता है 1 और बी की क्षमता है 2। अब दोनों काम कर रहे हैं चूंकि, तो 2 और 1 कितना काम हो जाएगा, 2 प्लस का 1, टोटल काम कितना 20। हमें एक दिन का निकालना है ना, तो यहाँ पर 2 1 3 आ जाएगा और टोटल काम कितना है 20। तो एक दिन में करेंगे 3/20 यानी कि टोटल 20 काम, उसमें से 3 हिस्सा कर डालेंगे एक दिन में। तो यही हमसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब आप बताना कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा अगर ए और बी इसी स्पीड से करते रहें तो। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट है, उस संख्या का चयन करें जिसे स्टार के दोनों स्थानों पर रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पर लिखा था स्टार में पॉइंट लगा देता हूँ, आप स्टार ही समझना इसको। 21 लिखा है, इनटू में स्टार लिखा है और नीचे आ जाएगा 180 में 9 ऐसे लिखा हुआ है, बराबर में 1 आना चाहिए। तो आप ऑप्शन रख के देख लो कि कौन सा सही है। मान लो मैं 21 रख देता हूँ तो 21 तो कट जाएगा, 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर 21 क्या कटेगा कि 1 आएगा, 1 गुणे 1 तभी तो 1 होगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम 63 रखते हैं तो 63 बटे में 21 आएगा और गुणे में यहाँ पर 63 और बटे में हो जाएगा 189। तो देखो बराबर में 1 आना चाहिए, चेक करते हैं। 21 से कम 21, 21 तिक 63 यानी कि 3 आएगा, 3 गुणे में इसको भी काटिए, ये 21 तिक 63 3 कटेगा। 21 नन्या 189 होता है तो 9 बार में कटेगा। तो देखो 3 त्रिका 9 और नीचे 9 यानी कि 9 और बटे में 9 कट जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 कब आया, जब हमने 63 रखा स्टार की जगह में। तो वही बताना था कि स्टार की जगह में क्या रखें, तो आप 63 रख दीजिए, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को देखो दोस्तों, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो थोड़ा स्मार्ट तरीके से भी आपको क्वेश्चन पेपर में देखना है और एग्जाम हॉल में भी यही सोचना है। इतना बड़ा संख्या तो आएगा नहीं, पहली बात। छोटे छोटे रखकर पहले चेक करा करिए कि जो लगभग कट सकता है उससे। ठीक है, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप आसानी से कर लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। ज्यादातर आप प्रैक्टिस पे ही फोकस करिए। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कथन निष्कर्ष वाला। कह रहा है कुछ लड़के घोड़े हैं आप घोड़े मत समझिएगा, लेकिन दिया है इसमें, रियलिटी नहीं है। ठीक है, तो देखो स्कूल में तो हम लोग कुछ और ही बोला जाता था, जानते होंगे ना आप लोग कि स्कूल में क्या क्या नाम से टीचर हम लोग बुलाते थे। तो देखो कुछ लड़के घोड़े हैं, तो कुछ लड़के की बात हो रही है, तो जब कुछ वर्ड आ जाए तो आप दो गोले बनाओ। एक मैंने यहाँ पर बना दिया, अब एक में लिख दिया लड़के यानी कि एल, और घोड़े में लिख दिया मैंने GH। ठीक है, GH से घोड़ा। अब एच लिख सकते हैं आप, हॉर्स लिख सकते हैं, बॉयज भी लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। अब कुछ घोड़े फूल हैं, तो कुछ घोड़े, तो कुछ जब वर्ड आता है तो फिर हम दूसरे को जोड़ते हैं यहाँ पर। तो फूल को मैं F लिख देता हूँ, समझ में आया। अब देखते हैं, तो कुछ लड़के फूल हैं। अब कह रहा है कि कुछ L वाला जो हिस्सा है वो F वाले में टच हो रहा है, तो क्या हो रहा है इसमें टच, तो टच नहीं हो रहा ना, अलग अलग है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम एफ को अगर यहाँ न बनाकर यहाँ बना दें, तो बिल्कुल बना सकते थे आप। लेकिन एक कंडीशन ये भी तो हो सकती थी कि जैसे हमने बनाया वैसा बन जाए और आपके हिसाब से ऐसा बन जाए। तो जब कभी दो कंडीशन बन रही हो कि ऐसा भी बन जाए और ऐसा भी बन जाए, तो दोनों गलत होते हैं, हमेशा आप याद रखेंगे। ठीक है, तो उसको आप गलत ही मानोगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला वाला तो गलत ही हो गया निष्कर्ष। दूसरा कह रहा है कोई फूल घोड़ा नहीं है। अब कह रहा है कि कोई एफ वाला जो पार्ट है ना, GH यानी कि घोड़े पे नहीं आ रहा, तो इसमें तो देखो आ रहा है ये वाला हिस्सा, भाई एफ वाला एक कॉमन है ना इसमें दोनों में, तो ये तो गलत बात है। यहाँ पर कह रहा है नहीं कॉमन है, जबकि यहाँ पर कॉमन है, तो ये भी तो गलत हो गया। तो भाई इसने किसी ने निष्कर्ष सही नहीं बताया है, दोनों गलत थे। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई है दोस्तों वो होती है वेबर। और देखो पास्कल जो होता है, पास्कल होता है दाब का मात्रक। ठीक है, दाब का भी होता है और तनाव का भी माना जाता है, ये तनाव का भी आप लिख लीजिए। और वहीं अगर फेराड की बात करें
तो ये धारिता का होता है, ठीक है, धारिता का मात्रक होता है। हेनरी जो होता है ये आपसे पूछता हूं, आप कमेंट सेक्शन में बताना ये किसका मात्रक होता है, जबकि चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। तो मैंने सारे बता दिए, हेनरी आपके लिए छोड़ दिया। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि हेनरी किसका मात्रक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला है, देखो यहाँ पर लिखा है, विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए, यानी कि जो गांव की गरीबी है उसको कम करने के लिए वर्ष डैश में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट आईएफएडी का गठन किया गया था। इनकी गांव की गरीबी को दूर किया जा सके, इसलिए इंटरनेशनल गठन हुआ था। किस कब हुआ था वो? 1977 में किया गया था दोस्तों। तो ये तो हालांकि पत्रों पर ही, समाचार अखबारों में ही आता है, रियलिटी जमीनी ग्राउंड पे तो कुछ होता नहीं। वैसे भी आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, है ना, जितने भी बड़े बड़े दावे होते हैं, संगठन होते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है उसका, क्योंकि यहाँ पर जानबूझकर ऐसा होता है कि सुधारना ही नहीं चाहता कोई। ठीक है, तो आप लोग अगर बनेंगे तो आप लोग जरूर कुछ कर पाएंगे, लेकिन बाकी ये नेता तो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? तो देखो, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी बंग भंग विरोधी आंदोलन एक चला था। आपको सुनकर हंसी भी आ रही होगी कि बंग भंग क्या है। तो एक आंदोलन था दोस्तों, जो कि 1905 में चलाया गया था। कब? 1905 में। इसमें क्या हुआ था कि बंगाल का जो पूर्वी हिस्सा था और पश्चिमी हिस्सा था, दोनों आपस में बट गए थे। लेकिन जब आंदोलन हुआ तो 1911 में फिर से एक साथ, यानी कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दोनों एक साथ जुड़ गए थे 1911 में फिर से। ये बंग भंग विरोधी था। इस पर बंग भंग में बंगाल के विभाजन का विरोध किया गया था। ठीक है, 1905 में, इसीलिए इसका बंग भंग नाम है। अब चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो ये चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। 1917 में कहां पर? चंपारण बिहार में पड़ता है। तो वहां से शुरुआत हुई थी, और पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी द्वारा। ये याद रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन था, तो आप क्या बोलेंगे? चंपारण आंदोलन था। वहीं रॉलेट एक्ट की बात करें तो ये दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी, हालांकि मार्च में हुई थी। तो मार्च 1919 में, कहीं कहीं पर डेट पूछता है तो आप 21 मार्च बता देना, 21 मार्च 1919 में। और इसकी जो शुरुआत करी थी गांधी जी ने, और कांग्रेस जो लोग थे उन्होंने मिलकर के करी थी शुरुआत इसकी। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों की असहयोग आंदोलन है, तो ये तो आप समझ ही गए कब से कब तक की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, मेरी कोशिश रहती है कि आप एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन सीख पाओ। ठीक है, तो जो जो बन सकते हैं पॉइंट्स में बताने की कोशिश करता हूं आपको। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो एक बार लाइक कर दिया करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करिए बीच में, ताकि आपकी तैयारी ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलिए देखते हैं, चलो छोड़ो, पहले आप पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ऑलिगोपोलिस्ट्स के बीच अनुबंध सर्वोत्तम उदाहरण है, यानी कि सबसे अच्छा उदाहरण है? तो ये क्या है? ओपेक। ओपेक क्या है? एक संगठन। ये सारे के सारे यूएनओ संगठन, डब्ल्यूएचओ संगठन है, ये सारे के सारे संगठन है। इसकी शुरुआत 1948 में हुई थी, लेकिन किस तारीख को हुई थी ये आप बताना। ठीक है, डब्ल्यूएचओ की शुरुआत कब हुई थी, किस डेट को हुई थी? अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? तो मार्सिलिया नाम के जो पौधे होते हैं, एक समूह होता है इनका। तो इसमें से क्या होता है? जल एवं अन्य खाद्य पदार्थ विशिष्ट ऊतक उसमें मौजूद होते हैं। अगला है क्वेश्चन, देखो कई बार डीप क्वेश्चन पूछ लिया था विज्ञान से, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे पेपर आए थे जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, चाहे वो एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो। कई डीप डीप क्वेश्चंस पूछे गए थे कई बार। तो अगर आप उनको एक बार पढ़ लिए हैं तो ही आप कर पाएंगे, वरना अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको छोड़ना पड़ सकता है। इसलिए प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट होता है कि अगर दोबारा कभी क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप सही टिक करके आएंगे और आप दूसरों से एक कदम आगे ही रहेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो एक निश्चित तरीके से दिए गए शब्दों के समूह के साथ संगत है। अब देखते हैं ये क्या है। तो देखो, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। बोकारो, भिलाई और राउरकेला, ये सारे के सारे क्या हैं? स्टील प्लांट हैं। और दुर्गापुर भी क्या है? स्टील प्लांट है। इसलिए सारे के सारे स्थान फेमस है। ठीक है, वहीं मैं आपको बता देता हूं, अगर बोकारो की बात करते हैं तो बोकारो कहां पर है दोस्तों? ये है झारखंड में, झारखंड में है। और ये किस लिए फेमस है?
स्टील के नाम से और इसीलिए इसको हम स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं। वहीं पर अगर भिलाई की बात करते हैं तो ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। ये पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। वहीं राउरकेला की अगर हम बात करें तो राउरकेला पड़ता है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है। और दुर्गापुर कहाँ पड़ता है ये तो आप जानते होंगे, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ता हूं कि पश्चिम बंगाल की जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, काफी चर्चे में जो रही रहती हैं हमेशा, तो उनका नाम बताना है कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है। ठीक है, उम्मीद है आप जरूर बता ले जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है, यानी कि इसको अलग अलग भागों में हमने विभाजित किया है, तो ये कौन कौन सा है? हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक, ये तीन इसके पार्ट है हिमालय के। ठीक है, माफ कीजिएगा, हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक, ये तीन पार्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ती है? देखो ऐसा ऊट पटांग का क्वेश्चन पूछ लिया है कि जब अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो गतिमान एक्सप्रेस जो है वो किसको जोड़ती है? तो ये हजरत निजामुद्दीन को जोड़ती है, यहां से यहां तक चलती है वो जो ट्रेन है। ये देखो क्यों पूछ लिया गया था क्वेश्चन, क्योंकि उस वक्त जो वंदे भारत ट्रेन थी वो चली थी, क्योंकि सुपरफास्ट ट्रेन में ये भी आता है उसी में। तो ऐसी ट्रेनें जो चलाई गई थी तो थोड़ा सा हाईलाइट था वो मुद्दा, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो आप ऐसे दिमाग लगा के भी करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर के हिसाब से दिया है, भले ही वो जीके का हो जाए, लेकिन करंट अफेयर के हिसाब से उसने दिया था जो ट्रेंडिंग में था उस वक्त। ठीक है, ऐसे भी रेलवे देखता है, दिमाग लगाता है। ठीक है, आपको भी वैसे ही दिमाग लगाना है। आगे देखो, उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। तो देखो बीजगणित के मामले में आर्यभट्ट का नाम आप जानते होंगे। आर्यभट्ट बहुत बड़े गणितज्ञ थे जिनका नाम हम आज भी जानते हैं। ठीक है, अब देखो चरक है, जो चरक का नाम है, क्योंकि ये एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया था, चरक वाला हमें याद है। ठीक है, तो इस वजह से ये भी इंपॉर्टेंट है, तो घूम फिर के कहीं ना कहीं आता ही रहता है। तो चरक थे एक आयुर्वेदिक, ठीक है, यानी कि आयुर्वेद विशेषज्ञ थे, औषधि विशेषज्ञ थे, और इन्होंने एक किताब लिखी थी, क्या ग्रंथ कह सकते हो, चरक संहिता। क्या है? चरक संहिता लिखा था उन्होंने। ठीक है, अगला है ब्रह्मगुप्त के बारे में। तो ये देखो ये भी एक गणितज्ञ थे, ये भी गणित के बारे में बहुत ज्यादा जानते थे, नॉलेज से इनको गणितज्ञ था, और ये हमारे भारत के ही हैं। ठीक है, ये तो आप जान गए हैं। बाराहमीर जो हैं, ये बाराहमीर बहुत पहले की बात है, यानी कि 5वीं 6वीं ईस्वी की बात है। वहां पर एक गणितज्ञ हुए थे जिनका नाम बाराहमीर है, ये भी गणितज्ञ थे, और इसके साथ साथ वो खगोलविद भी थे, यानी कि खगोल के बारे में भी काफी कुछ जानते थे। और आर्यभट्ट के बारे में आप तो जानते होंगे, ये क्या है, एक गणितज्ञ थे। गणितज्ञ साथ साथ दोस्तों एक और थे, आप बताना कमेंट सेक्शन में और क्या थे इसके अलावा ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा एक व्यक्ति ध्यान देता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभों की गिनती कर सकता है। यदि खंभे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर स्थित हैं तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। ठीक है भाई, तो जरा ध्यान से देखो, इस दिमाग लगाओ आप। अब एक खंभे की दूरी 50 मीटर है, तो मान लो कि उसने खंभा गिना होगा, एक खंभा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा और पांचवा, मैं 5 बनाता हूँ, हालांकि 21 रहे होंगे पूरे। तो आप अगर एक खंभा गिनेंगे ना, पहला वाला, तो अगर एक खंभा गिनेंगे तो आप 50 मीटर कवर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक खंभा तो हम एक्स्ट्रा गिनते हैं ना, क्योंकि यहां से देखो अब तो हम चलना शुरू किए ना, तो खंभा तो एक काउंट होगा, लेकिन इसकी दूरी काउंट नहीं होगी। तो एक ये 50 मीटर, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, यानी कि खंभे टोटल 5 गिने उसने, लेकिन दूरी 4 के हिसाब से कवर करी। मेरे कहने का मतलब है कि टोटल उसने टेलीफोन के खंभे जो पार किए वो करे 21, लेकिन रियल में जो डिस्टेंस हमने देखी वो कितनी थी, वो 20 खंभों के बीच की आप निकालोगे, क्योंकि पहला वाला खंभा के बीच की कोई डिस्टेंस नहीं होगी, यहां से शुरू करा, दूसरे में 2 खंभे लेकिन एक डिस्टेंस हुई, ऐसे। तो एक डिस्टेंस अगर हम देखें तो 20 खंभे हैं और एक के बीच में डिस्टेंस है 50, तो ये हो जाएगी 50। टोटल दूरी हमारे पास हो जाएगी 20 गुणे में 50, ये दूरी है। ठीक है, अब अगर हम कहें कि रेलगाड़ी की चाल बताना है, तो चाल का मतलब होता है दूरी बटे में समय, तो समय कितना है, 1 मिनट, तो ये मीटर में है, इसलिए हम इसको सेकंड में चेंज करते हैं। तो 1 मिनट आप कह दो, चाहे 60 सेकंड कह दो, तो मैं नीचे सेकंड लिख देता हूं।
ये टाइम है, ठीक है? यहाँ पर स्पीड निकालना है तो ये टाइम हो जाएगा। अब 0 से 0 आप काट दीजिए और कुछ कट रहा है तो 20 पंचे 100, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100 बटे में 6। ये मीटर पर सेकंड में, लेकिन ऑप्शन देखो आप किलोमीटर में दिया है, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में चेंज करने के लिए हमें करना होता है 18 बटे में 5 से मल्टीप्लाई। तो 6 कम 6, 6 त्रिक 18, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 यानी कि 20 बचेगा। यानी कि 20 गुणे में 3 लिखेंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ 20 गुणे में 3 बराबर में 20 3 60 आएगा, यानी कि उसकी जो स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है एडिटिंग में, तो इसलिए 35 तक ही आज क्वेश्चन करेंगे। इसके आगे वाले क्वेश्चन बहुत जल्दी आपको मिलेंगे। अगला पार्ट जब तक आ चुका होगा तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना, अगला पार्ट लिखा होगा, उसमें आपको अगला पार्ट में सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, और अब तक चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले देख पाएं। क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जो भी सॉल्व करा रहे हैं, वो रियल क्वेश्चन पेपर हैं। हमने शिफ्ट भी बता दिया है, आप मैच कर लीजिएगा। ये शाम की शिफ्ट थी, आप मैच कर लीजिएगा, डेट भी मैंने मेंशन कर दिया है, आप देख लीजिएगा सही है या फिर नहीं है। दोस्तों अगर आप एलपी टेक्नीशियन या ग्रुप डी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत सारे पार्ट्स हमने करवा दिए हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के नीचे एक एक वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी की भी, तो वहां से आप देख सकते हैं। पूरे देखना है आपको स्टार्टिंग से, तो प्लेलिस्ट हमने सबकी अलग अलग बना दिया है, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी और ग्रुप डी। तो जो भी आप देखना चाहें प्लेलिस्ट में देखिए, हमने सीरीज से लगा दिया है 1 2 3 करके बहुत सारे, तो एक क्रम से आप उठाइए, सारे देखना शुरू कर दीजिए। अगर आप एनटीपीसी में डेडिकेशन है, आप डेडिकेट हैं, तो आप पहला पार्ट से शुरुआत करिए। बहुत सारे हमारे दोस्त लोग हैं जो बताते हैं, जो व्यूअर्स हमारे, कि हमने सर 1 से शुरू किया था, आज 80 नंबर का पार्ट देखा, 75 तक देखा, ऐसे। तो वो एक स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, कोई पार्ट छूटेगा भी नहीं और आप आसानी से कर भी लेंगे, टॉपिक भी आपको तैयार होता जाएगा। तो आपको ऐसे ही तैयारी करना है, तो सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, आप चेक कर लीजिएगा एक बार यहीं पर। दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, अपना ख्याल रखिए। कोई क्वेश्चन है, कुछ कहना है या पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम सबका रिप्लाई देते हैं, क्योंकि जितने लोगों ने अब तक कमेंट्स किया था हमने सभी का रिप्लाई दिया है और कोशिश भी आगे जारी रहेगी। तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।